तो हम यार शुरू कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की सेकंड क्लास और अब हम पढ़ेंगे सर्किट थ्योरी। एंड जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इस चैप्टर में हमें पूरा करना क्या है। सबसे पहली क्लास जो थी हमारी फर्स्ट क्लास वो इंट्रोडक्शन थी। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि एसी करंट होता क्या है। हमने देखा एक एसी करंट को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जिस तरीके की ईएमएफ यहां से आती है दैट वोल्टेज कैन बी डोनेटेड बाय वी नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। और अगर हम इसको किसी सर्किट में लगा दें जहां पे रेजिस्टर लगा हुआ है तो जो करंट हमारे पास आएगा दैट करंट वुड बी इक्वल टू आई नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। एंड you can say this maximum value of current is equal to the maximum value of EMF divided by the resistance. तो मतलब कि जो AC हमारे पास करंट आता है वो AC करंट कुछ इस तरीके से आता है। तो क्योंकि एसी करंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है तो इसलिए हमारे पास कोई एक फिक्स्ड वैल्यू है नहीं। उसके लिए हमने एवरेज करंट निकालना स्टार्ट कर दिया। तो हमने चेक किया एक फुल साइकिल के लिए जो एवरेज करंट होता है वो तो जीरो हो जाता है और हाफ साइकिल के लिए दैट मींस ओनली द पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसके लिए जो एवरेज करंट होता है दैट वैल्यू ऑफ एवरेज करंट इज 2 टाइम्स आई नॉट बाय पाई, वेयर आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। फिर उसके बाद हमने देखा यार कि एवरेज से भी बेटर है कि अगर हम करंट की आरएमएस वैल्यू ले लें। सो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाय द पीक वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो तुम्हें ऑलरेडी पता है। दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जो भी सारी वैल्यूज आएंगी हमारे पास सबसे पहले हम उनका स्क्वायर करेंगे, फिर उनका मीन निकालेंगे, फिर उनका रूट निकालेंगे। ये थी कल की क्लास। पहली क्लास में हमने कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें की। अभी हम पढ़ेंगे सर्किट थ्योरी। तो इस पूरे चैप्टर में हमें करना क्या है, अभी हमारे पास एक नए तरह का करंट आया है जिसमें एक नई तरह की ईएमएफ हमें मिलती है, साइन वेव मिलती है। और उसी साइन वेव के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास करंट की भी एक वेव मिलती है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास सर्किट में बैटरी होता था, बैटरी के साथ हमने क्या लगा दिया था, रेजिस्टर लगा दिया, कभी बैटरी के साथ कैपेसिटर लगा दिया, इंडक्टर लगा दिया, अलग अलग चीजें हमने बैटरी के साथ लगा दी। अब हमारे पास एक नए तरह का करंट का सोर्स आया है जो कि है एसी करंट का सोर्स। तो इस चैप्टर में हमें करना क्या है, पहले इस एसी सोर्स के साथ हम मान लो एक रेजिस्टर लगा देंगे आर। फिर देखेंगे किस तरीके से इक्वेशंस बनती हैं, कैसे करंट फ्लो करता है। फिर इस रेजिस्टर के अलावा इसके साथ हम लगा देंगे एक इंडक्टर लगा देंगे, मान लो एल। रेजिस्टर कुछ इस तरीके से बनता है, इंडक्टर को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं ना, कॉइल की तरह। फिर इसके साथ हम एक तीसरी चीज लगा के देख लेंगे, मान लो कैपेसिटर लगा देंगे। कैपेसिटर किस तरीके से हम बनाते हैं, ऐसे। ये तीनों चीजों की हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम इनके कॉम्बिनेशंस लगाना स्टार्ट कर देंगे। मान लो इस एसी सोर्स के साथ हम सीरीज में लगा देंगे रेजिस्टर और इंडक्टर। मतलब कि ऐसे पहले रेजिस्टर लगा देंगे, उसके बाद ही इंडक्टर लगा देंगे। फिर देखेंगे किस तरीके से ये पूरा सर्किट बिहेव करेगा। फिर हम एसी सोर्स के साथ क्या करेंगे, रेजिस्टर और कैपेसिटर को इकट्ठा लगा देंगे। मतलब कि एक हमने यहाँ पे रेजिस्टर लगा रखा है, उसके साथ ही कैपेसिटर लगा रखा है। फिर देखेंगे हम करंट वगैरह किस तरीके से फ्लो करेगा। और फाइनली हम क्या करेंगे, इस एसी सोर्स के साथ तीनों लगा देंगे, एल सी आर, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। ये सारी चीजें हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस एंड परमुटेशंस में एसी सोर्स के साथ लगाएंगे और एसी सोर्स के साथ ये सारी चीजें कनेक्ट करके हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा सर्किट बिहेव करेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही सिंपलिस्टिक केस ले रहे हैं जिसमें माय सर्किट इज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सो दिस इज प्योर रेजिस्टिव सर्किट, मतलब कि तुम्हें समझ में आ ही गया होगा इस सर्किट में हमारे पास सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा होगा। सो दिस इज योर रेजिस्टेंस, लेट्स से इसकी वैल्यू है आर
और इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया एक एसी का सोर्स। दिस इज प्योर रेजिस्टिव सर्किट, मतलब एक ही हमारे पास रेजिस्टेंस लगा है आर, इसके साथ हमने एक एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया। अब ये हाउस होल्ड वोल्टेज जो तुम्हारे घर पे आती है, दिस वोल्टेज विल बी फ्लक्चुएटिंग लाइक दिस। इस तरीके से वोल्टेज की एक वेव बन के आती है ना तुम्हारे पास। सो इफ दिस इज योर टाइम एक्सेस, योर वोल्टेज वुड बी लाइक दिस। एक साइन वेव की तरह जाएगी ये वोल्टेज, where this maximum value of voltage is also called V naught। ठीक है, तो अब इस केस में ये बहुत ही एक सिंपलिस्टिक केस है। अगर तुमने यहाँ पे एसी सोर्स लगा दिया, अब ये एक बार में 100 बार जीरो हो रहा होगा। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। जस्ट टू टेल यू दिस ओमेगा, ये ओमेगा एक्चुअली होता क्या है, दिस ओमेगा इज frequency multiplied by the complete angle, this is 2 pi f। so ये वोल्टेज की वैल्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये तो सबसे पहले पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, फिर उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी आ रही है तुम्हारे पास, मान लो तुम्हारे पास घर पे फ्रीक्वेंसी आ रही है 50 हर्ट्ज, सो योर ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 into pi into 50 which is equal to 100 pi। तो एक्चुअली में जो तुम्हारे घर पे जो वोल्टेज आती है उसका इक्वेशन कैसे बनती है, दिस इज V नॉट मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 100 pi t। एक्चुअली में जो तुम्हारी हाउस होल्ड में वोल्टेज आती है उसकी इक्वेशन ये बनती है। लेकिन हम टू बी जनरल इसको ये मान सकते हैं दैट वोल्टेज इज V नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इफ वोल्टेज इज V नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, इन दिस केस जो तुम्हारा यहाँ पे करंट आएगा, अब तुम्हारा वोल्टेज कभी पोलैरिटी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो करंट है वो भी वोल्टेज के साथ साथ ही फ्लक्चुएट करेगा। करंट विल बी इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। करंट विल बी आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि जैसी तुम्हारी वोल्टेज पॉजिटिव होगी करंट भी पॉजिटिव हो जाएगा, जैसी तुम्हारी वोल्टेज नेगेटिव होगी तुम्हारा करंट भी नेगेटिव हो जाएगा। नथिंग बिग इन दिस। हम और इसमें तुम एक चीज और नोट कर लो दैट योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट is given by maximum value of voltage divided by resistance। Maximum value of current is given by maximum value of voltage divided by resistance। ठीक है जी, अब हम करेंगे ये तो सब कुछ बहुत सिंपल था, कुछ अभी तक कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं हुआ। अब हम पढ़ेंगे कुछ नई टर्म्स, और जो सबसे पहली टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस। नाउ व्हाट फेज डिफरेंस इज, तुम देखोगे वोल्टेज की इक्वेशन इज V नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। मतलब वोल्टेज का फेज कितना हो गया, ओमेगा टी, और करंट का भी फेज कितना है, साइन ऑफ ओमेगा टी। जो भी वैल्यू साइन के साथ लगी होती है उसको हम बोलते हैं दिस इज द फेज ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। और फेज डिफरेंस क्या होता है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दिस इज फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस is the mod of phase of V minus phase of I। वोल्टेज का फेज और करंट का फेज और उसका जो मॉड आएगा उसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो इस केस में अगर तुम मॉड निकाल लोगे, वोल्टेज का फेज इज ओमेगा टी माइनस करंट का फेज इज ऑल्सो ओमेगा टी। सो दिस इज मॉड ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि तुम देखोगे ये जो दोनों लाइंस हैं, ये जो दोनों वेव्स बनेंगी ये इन फेज चलेंगी। मतलब कि साइन ओमेगा टी, ये जो दोनों वेव्स बनेंगी, अब मैं करंट की वेव बना रहा हूं, यहाँ पे वोल्टेज की वेव बनाई है ना,
इसी एक्सिस पे मैं करंट ले रहा हूं, तो करंट की वेव भी कुछ इस तरीके से जाएगी। देखो ये उसके साथ फेज में जा रही है, मतलब जब वोल्टेज जीरो होगी तब करंट भी जीरो होगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी तब करंट भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहां पे ये आई नॉट का मैग्नीट्यूड है, दिस इज आई नॉट। मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है दोनों वेव्स का, लेकिन दोनों वेव्स का फेज सेम है। सो दोनों वेव्स का फेज सेम है, सो यू कैन से करंट इज इन फेज विद वोल्टेज। करंट इज इन फेज विद वोल्टेज। मान लो करंट वाली वेव थोड़ी आगे जा रही होती तो हम बोलते करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज। अगर करंट वाली वेव थोड़ी पीछे जा रही होती तो हम बोलते दैट करंट इज लैगिंग बिहाइंड। मान लो यहां पे आ जाता कि वोल्टेज तो तुम्हारी यही है, साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड योर करंट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी -30 डिग्री। तो इस केस में हम क्या बोलते, करंट इज 30 डिग्रीज बिहाइंड द वोल्टेज। तो यहां पे करंट वाली वेव यहां से स्टार्ट होनी थी 30 डिग्री बाद से, समझ रहे हो? सो करंट वाली वेव, क्योंकि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज को, तो अगर यहाँ पे ओमेगा टी -30 होता तो 30 डिग्री बाद करंट वाली वेव इस तरीके से स्टार्ट होनी थी यहाँ पे। ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स हमारी आगे आएंगी तो हम आगे इन सबको देखेंगे। मान लो तुम्हारे पास एग्जांपल इस तरीके से बन जाती है, और करंट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी +30। इस केस में योर करंट इज 30 डिग्रीज अहेड ऑफ वोल्टेज, तो यहां से पीछे 30 डिग्री, यहां से करंट की वेव स्टार्ट होनी थी कुछ इस तरीके से। राइट, सो इस वाले केस में फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट योर करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। नाउ बिकॉज करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, इसीलिए इन दोनों की वेव्स तुम देखोगे एग्जैक्टली सेम सेम चलती हैं। एक अगली चीज हमें पढ़नी है जिसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। ये दोनों का फेज पता चल गया ना हमको, दोनों का फेज सेम है, वोल्टेज और करंट का फेज सेम है। तो हम अब बनाएंगे फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन कितना आगे कौन कितना पीछे चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट को हम सीधा सीधा बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज करंट। अब वोल्टेज भी इसके साथ फेज में है, वोल्टेज की डायरेक्शन भी सेम ही है, क्योंकि हर टाइम पे करंट और वोल्टेज की डायरेक्शन सेम है। सो वोल्टेज को भी हम इसी तरीके से बना लेंगे V। सो करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। ठीक है, तुम यहां पे ये भी बोल सकते हो दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ करंट इज मैक्सिमम, उस टाइम पे वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज मैक्सिमम, और जब ये दोनों मैक्सिमम होंगे दे विल बी इन द सेम डायरेक्शन बिकॉज दे आर इन फेज। ठीक है, अगर मान लो करंट पीछे चल रहा होता, अगर हम बोलते I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी -90 डिग्री, कुछ ऐसे। अगर करंट पीछे चल रहा होता तो फिर हम करंट को इस तरीके से बनाते। अगर करंट, अब ये पीछे हो गया ना 90 डिग्री पीछे, अगर करंट आगे चल रहा होता फिर हम करंट को इस तरीके से बनाते। ठीक है, एनीवेज ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। एज ऑफ नाउ प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए योर करंट इज ऑलवेज इन फेज विद द वोल्टेज। सो योर करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। तो जो तुम्हारी फेजर डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, करंट भी सीधा, वोल्टेज भी सीधी। राइट, दिस वाज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज अ प्योर इंडक्टिव सर्किट।
ओके, अब बहुत ही ध्यान से सुनना यार इसको, क्योंकि अगर तुमने कुछ मिस कर दिया तो काफी ज्यादा आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले सर्किट बना लेते हैं। कुछ इंडक्टेंस हमारे पास इस तरीके से बन गई, ये है इंडक्टर, और इसके साथ हमने लगा दिया एक एसी सोर्स, और ये जो एसी सोर्स है यहां से वोल्टेज आ रही है V इज इक्वल टू वी नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ पे तुम्हारे पास है इंडक्टर L, इसकी इंडक्टेंस है मान लो L। ठीक है, अब देखो यार, इसे सॉल्व करने का हमारे पास कोई तरीका है नहीं, क्योंकि हमें तो V इज इक्वल टू आई आर ही पता है ना। तो हमें V इज इक्वल टू आई आर पता है, तो ये जो L आ गया ना यहाँ पे, अब L ये बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करेगा। तुम्हें पता है जब पहले करंट यहां से फ्लो करने की कोशिश कर रहा होगा तो ये क्या करता है, ये इंड्यूस्ड करंट बना लेता है, ये इसको अपोज करता है। फिर करंट इधर से आने की कोशिश कर रहा होगा, वो उसको भी अपोज करेगा। फिर करंट दोबारा इधर से आने की कोशिश करेगा, ये इसको दोबारा से अपोज करेगा। तो हमने क्या किया, हमने कुछ कैलकुलेशन वगैरह लगा के इसको एज ए रेजिस्टर की तरह बिहेव करवाना स्टार्ट कर दिया। हमने बोला कि अगर ये रेजिस्टेंस होता, अगर ये एज ए रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा तो इसकी रेजिस्टेंस क्या आएगी, तो वो जो इसकी रेजिस्टेंस आएगी वो आती है ओमेगा टाइम्स एल। तो मतलब इंडक्टर की जगह ये मान लो कि यहाँ पे एक रेजिस्टर ही लगा है, इंडक्टर की जगह तुम मान लो यहाँ पे रेजिस्टर लगा है, और इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी आएगी, ओमेगा एल। और इसको हम बोलते हैं एक्सएल, where XL is called the inductive reactance. Where XL is called the inductive reactance of this inductor. मतलब कि ये resistance की तरह behave करेगा, और इसकी जो resistance आएगी, that resistance will be equal to XL, and this XL is omega L. So तुम यहाँ पे लिख सकते हो the current is equal to I naught into, अब दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो करंट होता है, दिस करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। सो द फेज ऑफ द करंट इज 90 degrees लेस देन द वोल्टेज। यहाँ पे फेज ऑफ द करंट इज 90 degrees लेस देन द वोल्टेज। तो यहाँ पे तुम्हारा ये जो मैक्सिमम करंट है, पिछले वाले केस में तुम्हारा मैक्सिमम करंट कितना आ गया था, V नॉट बाय आर, सीधा सीधा ये मैक्सिमम करंट आ गया था V नॉट बाय आर। तो इस केस में मैक्सिमम करंट कितना आ जाएगा, V नॉट डिवाइडेड बाय, अब रेजिस्टेंस कितनी है तुम्हारी, रेजिस्टेंस इज XL which is also equal to omega L. This is the maximum value of current. ठीक है जी। फिर हमने पिछली वाली डायग्राम में क्या निकाला था, हमने पिछली वाले केस में फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया, तो इस वाले केस में भी हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। सो यू नो द फेज डिफरेंस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज का फेज, दैट इज ओमेगा टी, माइनस करंट का फेज, दैट इज ओमेगा टी माइनस 90 और इसका मॉड, एंड दिस विल बी इक्वल टू 90 degrees. So your phase difference between voltage and current will be equal to 90 degrees, and you can note that current, in this case current पीछे चल रहा है ना, current lags behind voltage by 90 degree. Your current is lagging behind the voltage. अब क्योंकि तुम्हारा करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है, तो अगर तुम अपने करंट को इस तरीके से बनाओगे, इफ दिस इज द करंट
तो वोल्टेज तुम्हें कहां बनानी पड़ेगी? वोल्टेज विल बी 90 डिग्रीज आगे, ये 90 डिग्री आगे हो गया ना, सो दिस इज योर वोल्टेज। इसको तुम VL भी बोल सकते हो, क्योंकि ये वोल्टेज यहाँ पे इंडक्टर में से पास हो रही है, ठीक है। सो योर वोल्टेज इन केस ऑफ अ प्योर इंडक्टिव सर्किट इज 90 डिग्रीज अहेड। करंट पीछे चलता है, वोल्टेज आगे चलती है, ठीक है। एक बार वेव्स को भी क्रिएट करने की कोशिश कर लें। सो अगर तुम्हारी वोल्टेज की वेव इस तरीके से जा रही है, लेट्स से दिस इज द वोल्टेज वेव, इसको हम क्या बोलते हैं? वेव डायग्राम। ये जो हमने ये बनाया ना, इसको हम बोलते हैं वेव डायग्राम। वेव डायग्राम में क्या करते हैं हम? वेव की फॉर्म में चेक करते हैं वोल्टेज और करंट में कितना डिफरेंस है फेज का। तो हम इसका अगर वेव डायग्राम बनाएं तो ये है तुम्हारा V0, ये तो है वोल्टेज। अब इस केस में योर करंट इज 90 डिग्रीज बिहाइंड द वोल्टेज। करंट इज 90 डिग्रीज बिहाइंड द वोल्टेज, मतलब करंट कब स्टार्ट होगा? 90 डिग्री के बाद यहां पे करंट स्टार्ट होगा। होगी ये सेम साइन वेव ही होगा, होना तो ये साइन वेव ही है, लेकिन 90 डिग्री के बाद स्टार्ट होगा। यहाँ पे करंट विल बी जीरो, यहाँ पे करंट विल बी मैक्सिमम, यहाँ पे करंट विल बी दोबारा से जीरो, यहाँ पे करंट विल बी -1, यहाँ पे करंट विल बी दोबारा से जीरो। सो योर करंट will flow like this, and यहाँ पे current will be -1. This is the current wave. Current is equal to I naught into sine of omega t minus 90. And this is your voltage key wave, where voltage is equal to V naught into sine of omega t. And maximum current is given by V naught divided by, पिछली बार क्या था? R. इस बार क्या हो जाएगा? दिस इज ओमेगा एल, बिकॉज ओमेगा एल इज योर इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओमेगा एल इज योर इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, इन केस अगर तुम थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो इसमें, हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका, देन थिंग्स विल बी मोर क्लियर, ठीक है। हम एक काम करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं और उस सर्किट के साथ हम लगा देते हैं एक एसी सोर्स। Let's say this is the AC source and voltage is 100 into sine of 2t plus 60 degrees। और ये जो इंडक्टर है तुम्हारे पास L, let's say this inductor is 5 हेनरी, 5 हेनरी इंडक्टर है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन में तुम्हें सब समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में तुम्हें सबसे पहले क्या करना है? तुम्हें वोल्टेज की फॉर्म दे रखी है, वोल्टेज की वेव दे रखी है। यू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि करंट की इक्वेशन बना के दिखाओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, करंट की इक्वेशन बना के दिखाओ। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज फाइंड आई नॉट। और तीसरा क्वेश्चन एक और ले लो, फाइंड लेट्स से एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। चौथा क्वेश्चन एक और ले लो, फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ओके, सो यार इसको करने का तरीका क्या है? पहला पार्ट करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ करंट। तो करंट की इक्वेशन क्या होती है? I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ऑफ। पहले तो हमें चेक करना है साइन ऑफ क्या आएगा, लेकिन हमें पता है कि इंडक्टर वाले केस में करंट इज 90 डिग्रीज बिहाइंड द वोल्टेज, राइट।
करंट का जो फेज होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज का फेज कितना है 2t प्लस 60, वोल्टेज इज 2t प्लस 60। इससे 90 डिग्री पीछे जाने का मतलब हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 90। So your current will be I naught into sine of 2t minus 30 degrees। ये तो होगी पहली चीज, हमने फेज पता कर लिया करंट का। दूसरी चीज, करंट की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता करनी है अभी। एंड यू नो द करंट की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू maximum value of potential divided by inductive reactance XL, which will be equal to maximum value of voltage is 100 divided by omega into L. Omega is 2, L is 5, L is 5, and this should give you 10 ohm. I'm sorry. This will give you 10 ampere. So the maximum value of current is 10 ampere. अच्छा, सबसे पहले यार यूनिट्स देख लें। ये जो होते हैं ना रिएक्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जैसी चीज बनाई है ना हमने, तो इसकी जो यूनिट होती है दिस इज ओम। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास फाइनली करंट की वैल्यू आ जाएगी, करंट विल बी इक्वल टू वोल्ट अपॉन ओम, दैट इज इक्वल टू 10 एम्पेयर। सो यू कैन से दिस इज 10 into sine of 2t minus 30 degrees। तो यहां से तुम्हारा बी पार्ट तो बहुत ही आसान हो जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विल बी इक्वल टू 10 एम्पेयर। ठीक है, सी पार्ट में तुम्हें कैलकुलेट करना है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। You know the average value of current is 2 times I naught divided by pi. This will be 2 into 10 divided by pi, which is equal to 20 divided by 3.14। तो ये approximately तुम्हारा आंसर आ जाएगा 6 एम्पेयर। राइट, एंड फाइनली लास्ट पार्ट में तुम्हें कैलकुलेट करना है करंट की आरएमएस वैल्यू। सो करंट की आरएमएस वैल्यू इज गिवन बाय I naught divided by root 2. Your I naught is 10 divided by 1.41, which is equal to 100 by 14, which is equal to approximately around 7.5 ampere. इस तरीके से तुम क्वेश्चंस सॉल्व करते हो। और ये था हमारा दूसरी तरह का सर्किट, दैट इज प्योर इंडक्टिव सर्किट। उससे पहले हमने किया प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब हम तीसरे तरह का एक सर्किट करेंगे जिसको हम बोलेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट। दिस इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ओके, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इसमें क्या होगा? एज द नेम सजेस्ट्स, एक कैपेसिटेंस होगा तुम्हारे पास, इसको हम C मान लेते हैं, और एक तुम्हारे पास AC का सोर्स होगा, और यहां से जो वोल्टेज आएगी दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू V नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा t। ठीक है जी। तो इस केस में, पिछले वाले केस में हमने क्या किया, ये जो L था, L से हमने कैलकुलेट किया इंडक्टिव रिएक्टेंस विच वाज इक्वल टू ओमेगा L। ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। इसी तरीके से जैसे हमने XL निकाला, इस बार हम XC निकालेंगे। XC को हम क्या बोलेंगे? दिस इज
कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एससी को हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड द वैल्यू इज गिवन बाय 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी। इंडक्टिव वाले केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या था? ओमेगा इंटू एल। इस केस में क्या है? दिस इज 1 बाय सी ओमेगा। ओके, और यहां पे जो तुम्हारी करंट की वैल्यू आएगी, दिस करंट की वैल्यू विल बी आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। पिछले वाले केस में क्या था? ओमेगा टी माइनस 90। इस वाले केस में करंट की वैल्यू आएगी ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। मतलब योर करंट विल बी ahead of voltage, so you can say your current is leading, current is leading voltage by 90 degrees। और इस केस में जो तुम्हारी आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू होती है, दिस आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। पिछले वाले केस में क्या था? वी नॉट डिवाइडेड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस। उससे पिछले वाले केस में क्या था? वी नॉट डिवाइडेड बाय आर। फाइनली इस केस में क्या है? वी नॉट डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले फेजर डायग्राम बना लेते हैं। सो फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमें पता है करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से आई, और इस बार करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है। तो मतलब करंट ऊपर होगा तो वोल्टेज पीछे आएगी ना। दिस विल बी योर वोल्टेज। इसको तुम लिख सकते हो VC, जो C के अक्रॉस वोल्टेज है उसको हम लिख सकते हैं VC। एंड इस केस में अगर तुम देखोगे योर करंट इज लीडिंग, इन दिस केस योर करंट इज लीडिंग। अगर तुम्हें वेव डायग्राम बनाने को बोल दिया जाए, सो वेव डायग्राम के लिए यू नो वोल्टेज तो इस तरीके से फ्लो कर ही रही है। इस बार करंट क्या है? करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है। 90 डिग्री लीड करने का मतलब क्या है? जब ये पीछे 90 डिग्री पे होगा वोल्टेज, यहां से करंट स्टार्ट होगा। सो करंट की वेव कुछ इस तरीके से जाएगी। करंट तुम्हारा 90 डिग्री अभी लीड कर रहा है, और करंट इज आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। प्लस 90 डिग्री का मतलब इट इज लीडिंग, एंड वोल्टेज इज इक्वल टू वी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो करंट वाले केस में तुम याद रखोगे, कैपेसिटेंस वाले केस में द करंट इज लीडिंग, और इंडक्टेंस वाले केस में करंट इज लैगिंग बिहाइंड। ओके, और रेजिस्टेंस वाले केस में करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज। राइट, आई नो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी है, तो दो चार क्वेश्चंस कर लेते हैं, दैट विल मेक थिंग्स मोर क्लियर। कैपेसिटेंस वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो एक यहाँ पे कैपेसिटेंस है, और इस कैपेसिटेंस के साथ हमने लगा रखा है एक AC सोर्स। इसको तुम मान लो V इज इक्वल टू 10 इंटू साइन ऑफ, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे 10t ले लो। और जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है, सो लेट्स से दिस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 2 माइक्रो फैरेड। ठीक है, सो यहाँ पे तुम्हारे पास दो तीन क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
ठीक है। उसके बाद वही सेम क्वेश्चंस, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड ऑल दोस थिंग्स। सो सबसे पहले तो यार ये जो करंट की इक्वेशन आएगी, दिस विल बी रिटन एज आई नॉट इनटू साइन ऑफ, पहले तो ये चीज कैलकुलेट कर लें, ये साइन ऑफ क्या आएगा। तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस वाले केस में करंट इज लीडिंग। अगर ये वोल्टेज है तो करंट इज 90 डिग्री आगे, करंट 90 डिग्री आगे होता है, मतलब कि दिस विल बी 10t प्लस 90 डिग्री। अब हमारा एक ही इश्यू रह गया, हमें I की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। वी नो दैट I max is equal to V max divided by capacitive reactance, which is equal to V max divided by capacitance reactive क्या होता है 1 divided by ओमेगा c। तो इसका अगर तुम रेसिप्रोकल लोगे, दिस विल बी इक्वल टू V नॉट इंटू ओमेगा इंटू c, which is equal to V naught is 10, omega is also 10, c is 2 microfarad, that is 2 into 10 raised to the power minus 6. This will be equal to 2 into 10 raised to the power minus 4 ampere. ठीक है, या तुम इसको बोल सकते हो दिस इज 0.2 मिली एम्पेयर। So your value of I max is 2 into 10 raised to the power minus 4 into sine of 10t plus 90 degrees. अब अगर ये तुम्हारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई करंट की, अब अगर मैं तुमसे बाकी क्वेश्चन पूछ लूं, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट, वो सारी चीजें तुम निकाल लोगे बहुत ही आसानी से। यू नो द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज 2 into I naught divided by pi, and RMS वैल्यू ऑफ करंट इज I naught divided by under root of root 2। ये सारी चीजें तुम अपने आप कर लोगे, ठीक है। राइट, एक आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं आज की क्लास का, और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को तुम खुद से करना, ठीक है। एक सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूं। मान लो यहाँ पे कैपेसिटेंस इज 5 माइक्रोफैरेड एंड यू हैव एन ऑल्टरनेटिंग करंट, और यहाँ पे ना तुम्हें मान लो वोल्टेज की इक्वेशन नहीं दी गई, वोल्टेज की इक्वेशन तुम्हें निकालनी है। तुम्हें मान लो करंट की इक्वेशन दे दी गई, करंट इज इक्वल टू 5 into sine of 50t plus 30 degrees। मान लो तुम्हें यहाँ पे करंट की इक्वेशन दे दी गई है, तो इस करंट की इक्वेशन से तुम वोल्टेज की करंट निकाल के देखो, वोल्टेज की इक्वेशन निकाल के देखो, ठीक है। जस्ट ट्राई इट फॉर अ मिनट। करंट की इक्वेशन से वोल्टेज की इक्वेशन निकालने की कोशिश करो। तो यार सबसे पहले तो हमें पता है अगर करंट आगे होगा तो वोल्टेज बिल्कुल नीचे होगा, क्योंकि वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होता है, करंट 90 डिग्री आगे होता है कैपेसिटेंस वाले केस में। तो मतलब करंट 90 डिग्री आगे है, इसका मतलब वोल्टेज वाले केस में क्या आएगा, दिस विल बी साइन ऑफ 50t प्लस 30 माइनस 90, राइट। 50t प्लस 30 माइनस 90 इज इक्वल टू 50t माइनस 60 डिग्री। तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे वोल्टेज इज 90 डिग्री पीछे, माइनस 60 में अगर तुम 90 ऐड करोगे
तो करंट आ जाएगा, दिस इज 50t + 30। तो फेज तो तुमने निकाल लिया वोल्टेज का, अब तुम्हें निकालनी है वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, और वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए तुम फॉर्मूला यूज करोगे I नॉट इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू V नॉट divided by 1 over C omega is equal to V naught C omega. So you know I naught, that is 5, is equal to V naught into C कितना है 5 into 10 raised to the power minus 6 multiplied by omega is how much 50. तो तुम्हारा यहां से V naught will come out to be 5 और 5 कट जाएगा, your V naught will come out to be 10 raised to the power 6 divided by 50, which is equal to 2 into 10 raised to the power 4. तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो this is 2 into 10 raised to the power 4. This is the equation of voltage with respect to time, and the maximum value of voltage is equal to 2 into 10 raised to the power 4 volt. RMS value of voltage, average value of voltage, ये सारी चीजें तुम अभी निकाल सकते हो. Okay, this was all in today's class. एक बार जाने से पहले it's very important we'll revise the class today. बहुत कुछ पढ़ा हमने आज की क्लास में, so let's revise the class once again. सबसे पहले तो हमने रिवाइज की पिछली क्लास. हमने देखा कि पिछली क्लास में हमने बेसिक किया था कि एसी सर्किट होता क्या है. फिर हमने आज की क्लास यहां से स्टार्ट की. सबसे पहले हमने एसी के साथ सिंपली एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो जो वोल्टेज आई V नॉट साइन ओमेगा टी और जो करंट आया I नॉट साइन ओमेगा टी, ये दोनों इन फेज थे. दिस ओमेगा टी एंड ओमेगा टी वर इन फेज. लेकिन इंडक्टर वाले केस में जो करंट था दैट वाज 90 डिग्रीज बिहाइंड, और कैपेसिटर वाले केस में जो करंट आया दैट इज 90 डिग्रीज अहेड. तो रेजिस्टर वाले केस में वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में थे. इंडक्टर वाले केस में करंट इज 90 डिग्रीज बिहाइंड, और कैपेसिटर वाले केस में करंट इज 90 डिग्रीज अहेड. और मैक्सिमम करंट प्योर रेजिस्टर वाले केस में was V naught by R. This is pretty simple. This was V naught by R. इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. लेकिन इंडक्टर वाले केस में this was V naught by omega L, where omega L is the inductive reactance, और इसकी जो यूनिट होती है that is ohm. और कैपेसिटेंस वाले केस में this is V naught by कैपेसिटिव रिएक्टेंस. कैपेसिटिव रिएक्टेंस की भी जो यूनिट होती है दिस विल बी ओम. सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि अगर हम प्योर रेजिस्टर या फिर प्योर कंडक्टर या फिर प्योर इंडक्टर लगा दें. आज की क्लास में हमने ये वाला केस कर लिया, और ये वाला केस भी कर लिया, और ये वाला केस भी पढ़ लिया. हमने ये 3 केसेस आज की क्लास में पढ़ लिए. अगली क्लास में हम एसी सर्किट के साथ ये दोनों को लगा देंगे, फिर ये दोनों को लगा देंगे, और उससे भी अगली क्लास में हम एसी सर्किट के साथ इन तीनों को लगा देंगे. एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर. So this was all in today's class. अगली क्लास में आने से पहले it's very 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 important कि आज की क्लास को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम LR सर्किट या फिर RC सर्किट पढ़ेंगे तो अगर तुम्हें ये
प्योर सर्किट्स नहीं आते तो अगले वाले सर्किट्स में कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यही सारी इक्वेशंस हैं जो हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे अगली वाली क्लास में. So all the very best, all of you. Please revise this class today before we meet for the next class. The next class will be perhaps on Monday or Tuesday, 7:30 p.m. Bye.